अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज इस्लामाबाद में अहम समाअत हुई लापता अफराद के इश्यूज़ पर, जिसमें मुदस्सिर नारू का केस जो सर फहरिस्त था, लापता सहाफ़ी हैं। इसके अलावा एक और भी जो दो लापता शहरी जो तालिब इल्म हैं इस्लामाबाद से हुए, उनका जो हफीज़ बलोच हैं, बलोच स्टूडेंट, उनका भी केस था आज। तो इन तमाम केसेस की अहम समाअत हुई, जिसमें मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने करार दिया कि जो रियासती अहलकार लोगों को लापता करने में मुलव्वस हैं, इसको उन्होंने एक दहशत गर्दी का अमल करार दिया, और उसके अलावा उन्होंने इसको आइन तोड़ने के भी मुतरादिफ करार दिया। और ये उन्होंने आर्टिकल 6, और उन्होंने ये भी जो ईमान मज़ारी थी, उन्होंने जो मुख्तलिफ जजमेंट्स कोर्ट की, उनका भी अगर क्रक्स देखें तो वो ये था कि जो फ़ौजी इदारे हैं वो सिविल अमूर में मुदाखलत कर रहे हैं, क्योंकि शहरियों की जानो माल और आज़ादी वो सिविल हुकूमत ने यकीनी बनानी होती है, लेकिन वो अगर फ़ौजी इदारे आकर ख़त्म कर रहे हैं तो ये भी उन्होंने कोट किया। जबकि जो कर्नल इनामुर रहीम थे, उन्होंने भी एक अहम पॉइंट जो उठाया। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में जब जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान के सामने ये केस आया, तो उन्होंने जो सेक्रेटरी डिफेंस और अगवा करने में मुलव्वस जो अहलकार थे, उनकी तनख्वाहें बंद करने का हुक्म दिया। तो एक दिन में 1500 लापता अफराद घरों को वापस आए, जिस पर मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने ना सिर्फ के DGISI का ग्रेड पूछा, बल्कि ये भी पूछा कि वो किस को जवाबदेह हैं। और उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि इसमें जो ज़िम्मेदार है वो फिर चीफ़ एग्जेक्टिव यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ठहराया जाएगा, अगर ये लापता अफराद का मसला हल नहीं होता। तो इस सब पर बात करते हैं। पहले कर्नल साहब से पूछते हैं, कर्नल साहब, जो आज आपने भी जो बात की, आपने कमीशन की कारकर्दगी को भी निशाना बनाया, मुदस्सिर नारू के केस में आपने कोर्ट किया कि 1 साल से तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जो SP से रिपोर्ट मांगी थी वो रिपोर्ट पेश की, और ना इन्होंने बॉदर किया कि रिपोर्ट क्यों नहीं आई जो हमारे ऑर्डर पे। कमीशन के बारे में जैसे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, जी कमीशन बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैंने खैर कमीशन का काम इज एविडेंस फ्रॉम इट्स रिपोर्ट, वो पढ़ लीजिए। उस रिपोर्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट की कोई 1 डज़न प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं, डायरेक्शन दी जा चुकी है मुदस्सिर नारू के बारे में। कमीशन की रिपोर्ट में रखा हुआ है कि 4 अप्रैल 2021 को हमने लास्ट प्रोसीडिंग की है। SP इन्वेस्टिगेशन ने अभी तक हमें उन 7 बंदों की रिपोर्ट्स ही बयान ही नहीं दिए जो रिकॉर्ड किए गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जो कमीशन इतना टूथलेस है और इतना पावरलेस है, जिसका कंसर्न ही नहीं है कि SP इन्वेस्टिगेशन को समल करे कि भाई आओ लेकर आओ सारी रिपोर्ट्स। अगर वो सारी रिपोर्ट्स आ जाती और कंसिडर की जाती, मुदस्सिर नारू ट्रेस आउट हो जाता। उसके सामने वो ले भी नहीं सके, और 1 साल से वो आराम के काम बंद करके बैठे हुए कमीशन ने। और दूसरी बात जो मैंने उन्हें बताई कि कमीशन के पास जो प्रोसीडिंग है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। वो विक्टिम को जिनका बेटा उठाया गया है उसको वो प्रोसीडिंग भी नहीं देते, और उसके अलावा वो प्रोडक्शन आर्डर भी नहीं देते। मैंने कहा ये जो प्रोडक्शन आर्डर हमने कोर्ट के सामने पेश किए, आपने उस पे कहा कि इस पे तो फिर चेयरमैन जो कमीशन इस्तीफा दे देगा, उनका प्रोडक्शन आर्डर कोई नहीं। और उन्होंने खुद माना है कि कोई 500 से ज़्यादा मैं प्रोडक्शन आर्डर जारी कर चुका हूँ, कंप्लाई नहीं हुए। मैंने कहा सर ये 2 ऑप्शंस, अगर उनमें ग्रेस है और वकार है, ही शुड रिज़ाइन, कि मेरे तो आर्डर मानता नहीं, आई एम गोइंग होम, या ही हैड द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट जज, ही शुड हैव प्रोसीडेड अगेंस्ट ऑल दी कंटेमनर्स, उनको तलब करके सजाएं सुनाते। एक बंदे को भी सजा हो जाती तो सारे लोग वापस आ जाते। और दूसरा, ये प्रोडक्शन आर्डर ऐसे हवा में नहीं जारी होता, उसमें लिखा होता है कि GIT वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसके अंदर IB है, ISI है, MI है और दीगर सिविल एजेंसीज हैं। यहाँ को 3700 एजेंसियाँ काम कर रही हैं। वो सारी रिपोर्ट देती हैं कि ये इन्फोर्स डिसअपेयरेंस का केस है, फिर कमीशन इशू करता है प्रोडक्शन आर्डर। मैंने कहा उस सारी एक्सरसाइज के बाद जो सालों पर उम्मीद है, आपका प्रोडक्शन आर्डर आ गया और ये लिख कर ले आए कि हमारे 500 के करीब प्रोडक्शन आर्डर पे अमल दरामद नहीं होते, फिर कमीशन का क्या फ़ायदा। इट इज़ नॉट एन आई वे वाश, ये तो कोलैबोरेशन है विद द स्टेट सीक्रेट एजेंसीज कमीशन की। कमीशन का फिर क्या काम है भाई, वो किस लिए वहाँ बैठी हुई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अदालत के मावन ने तो इस तमाम अमल को, जिस तरह लोगों को लापता किया जा रहा है और जो जिस तरह हुकूमत का जो एम्पथीलेस बिहेवियर है, उसको क्रिमिनल करार दिया कि ये तो उस क्रिमिनलनेस की इंतहा देखिए कि डिवीजन बेंच के पास भी ये सारे केस गए हुए हैं। इनमें उन्होंने अपीलें दायर की हैं कि ऑनरेबल अतर मिनल्ला साहब ने भी हैवी फ़ाइन इम्पोज़ किया है, मोहसिन कियानी साहब ने भी 20 लाख रुपये फ़ाइन इम्पोज़ किया और एक्सपेंडिचर देने का हुक्म दिया है, जो अभी तक नहीं मिला। तो उसका नतीजा ये निकला है कि वो सारे अपील में गए। अपील में डिवीजन बेंच साहब आमिर फारूक साहब और मियाँ गोला औरंगज़ेब के पास है, वहाँ 37 के करीब हेयरिंग्स हो चुकी हैं। और उन हेयरिंग में उस डिवीजन बेंच ने ये आर्डर दिया कि हमारे ये जितने आर्डर्स हैं शुड बी प्लेस बिफोर द कैबिनेट, उनको बताया जाए कि इसमें हल बताएं। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कैबिनेट की मीटिंग तो पिछले 2.5 महीने से वज़ीर-ए-आज़म कन्वीन ही नहीं कर सके। जिस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव
इलेक्शन कमीशन को वायलेट करते हुए जलसे करते फिर रहा है। उसमें इतनी सेंस ही नहीं है कि यार इतने ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस हैं, मैं काबीना की मीटिंग में रखूं तो सही। वो सिर्फ इन केसेस से बचने के लिए उसने 2.5 महीने काबीना की मीटिंग ही नहीं कॉल की। हाउ ही डिजर्व्स टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, कि लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट कंसर्न। हाउ कैन ही से दैट आई एम अ प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और मैंने ये भी कहा कि मोहब्बत शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ एग्जीक्यूटिव की फिक्स की है कि इन सारे केसेस में प्राइम मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल। प्राइम मिनिस्टर ये तो बताए, अपनी इनएबिलिटी शो करे कि जनाब ये जो एजेंसी है ना हमारी, ये बियॉन्ड दी लॉ है और मैं कुछ नहीं इनके बारे में कर सकता, तो फिर हम खुद देख लेंगे। लेकिन अगर वो कहता है मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और ये सारी एजेंसियाँ मेरे अंडर हैं, जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि DGSI का ग्रेड क्या है, तो मैंने बताया 21 ग्रेड है। अगर 21 ग्रेड का ये आर्मी चीफ का 22 ग्रेड है, अगर वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव से कंट्रोल नहीं होता तो ही शुड आल्सो रिज़ाइन। कहा जी मैं रिज़ाइन करता हूँ, मैं कोई और काम करूँगा। भाई आपके मातहत अदारे हैं, वो आपकी बात ही नहीं मानते, और अदारे भी वो हैं जो हमारे टैक्सों पे पल रहे हैं। उनको को फॉरेन एड पे ये अदारे नहीं चाहे, हम टैक्स दे रहे हैं और दे आर बाउंड अंडर दी ओथ टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ्स। अगर वही अदारे जिन्हें हमें प्रोटेक्शन करने हमारे अगवा में मुलवस हैं, तो फिर तो दिस कंट्री शुड सीज टू एग्जिस्ट। देन अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि जिस रियासत में आइन को इस तरह अदारे पामाल करें, वो मुल्क काम कैसे रह सकता है। मैं आखिरी बात ये करूँगा, हज़रत अली करमल्ला वजह का कौल दोहराऊँगा, अल मुल्क को जब का माल कुफ्र वला जब का मा जुल्म, कि कोई रियासत काफरों के नीचे तो जिंदा रह सकती है मगर जालिमों के नीचे सर्वाइव ही नहीं कर सकती। आज हमारा ये सर्वाइवल का मसला है कि देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ जो होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया कर्नल साहब। लेकिन वैसे कर्नल साहब ने जो मेरिट सेट किया है कि इस बात पर वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उस मेरिट के तहत तो फिर रोज़ पाकिस्तान में एक वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे। और कर्नल साहब की मुझे हैरत हुई, इन्होंने जो हमारे लापता अफराद कमीशन के जस्टिस जावेद इकबाल हैं, उनसे ग्रेस की तवक्को भी की है। तो आप आई हुई थी, आज फिर मुदस्सिर नारू की वालदा हमारे साथ हैं। आप बताइए, आज आपको, पिछले तो मुझे लगा था आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं जो भी समाअत हुई थी, जो कार्रवाई हुई थी, तो आज आप कुछ मुतमिन हैं? क्या हुआ आज की समाअत में, आपको क्या लगा आज? हाँ, मैं आज बिल्कुल बहुत हौसला मिला है कि ज़रूर कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। तो मैं काफ़ी हिम्मत सी आ जाती है जब कोई इस तरह की बात होती है, नहीं तो बड़ा परेशान हो जाती हूँ कि किस तरह ये होगा। अब इस तरह अगर इस अमल हो जिस तरह इनकी, मैं तो पहले ही कहती थी कि इनकी तनख्वाहें रोकी जाएँ, नोटिस लिया जाए, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो खुल के बात नहीं करते, जब सारा कुछ सामने आ चुका है तो फिर तो खुल के बात करनी चाहिए ना। हमने इनको सारा इन्फॉर्मेशन दी है, कमीशन में भी दी है। वो जो असिस्टेंट अटार्नी जनरल आए थे, मैंने उनसे कहा था कि आप डरे ना, तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो अब मुसलमान हैं और उम्रे पे जा रहे हैं, तो आपको खुल के जो साथ देना चाहिए। तो देखो, वो कह रहे थे अब देंगे, देखो रिपोर्ट तो अभी तक कोई दी नहीं उन्होंने। जो कमीशन ने हमारी कोई अब तक, जो हमने वहाँ भी इंफॉर्मेशन दी थी कि हमारा बच्चा इधर है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, फ़ोन नंबर दिए थे, मिनिस्ट्री को भी दिए थे। तो लेकिन कोई देख ले, आपके सामने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इतने महीने हो गए, तो वो साल हो गया हमने उनको इन्फॉर्मेशन कमीशन में दिए हुए, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं। जिसको अदालत ने नोट भी किया कि हुकूमत के रवैये में कहीं से एम्पथी नहीं है और ये कोई इनको एहसास नहीं है ये कि लोग लापता हुए जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लेना। तो जो अदालत ने आज जो मौजूद चीफ जस्टिस ने अतर मिल्ला साहब ने जो कहा कि हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल भी ठहराएंगे ताकि लोग अकाउंटेबल होंगे तो ये मसला हल होगा। तो आपको लगता है कि अगर लोगों का एहतसाब हो, जो लोग ये लोगों को अगवा कर रहे हैं, जो रियासती एहलकार, तो आपका लापता सहाफ़ी बेटा मुदस्सिर नारू आ जाएगा घर वापस? इंशाअल्लाह ताला फिर ज़रूर आएगा। मेरा अकेला बेटा नहीं आएगा, बाकी भी बेटे आएंगे, बाकी भी हर घर में सुकून होगा। मुझे एहसास है कि जिस तरह मैं तड़पती हूँ, जिस तरह मुझे दुख होता है, इसी तरह दूसरी माओं को, दूसरे बापों को भी इसी तरह होता है ना। तो मुझे बड़ी उम्मीद है। अच्छा ईमान, आपने भी आज आलमी कन्वेंशंस का भी हवाला दिया कि ये उनकी भी खिलाफ वर्जी है। आपने कहा कि उनसे गाइडेंस ली जानी चाहिए क्योंकि बाहर दूसरे ममालिक में इन केसेस को हल किया गया है, इस मसले को हल किया गया है, तो उनकी जो मिसाल है उससे भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो
आपको आज की समात के दौरान जो मौजूद चीफ जस्टिस ने जो दहशतगर्दी का कहा कि ये अगवा करना दहशतगर्दी है, उससे आप कितनी पुरुमीद हैं कि अगर ये दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की रहे हैं उन मुकदमात में, जो लोगों को लापता कर रहे हैं, जो रियासती एहलकार जिनका काम हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है लेकिन वो अपनी जॉब के बिल्कुल उलट काम कर रहे हैं, हमें अगवा कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या समझती हैं, कितनी पुरुमीद हैं आप? मुदस्सिर नारू का केस भी पिछले काफ़ी अरसे से इसको मुख्तलिफ़ अदालतों में लड़ रही हैं। असद मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि आखिरकार एक ठोस फैसला आएगा इस अदालत से इंशाल्लाह। जहाँ तक बात है, और ये बहुत ज़रूरी बात है याद रखने की, कि अदालतों में ये बात होती है कि जबरी गुमशुदगियों को प्रूव किया जाए, और ये कमीशन में बात होती है कि ये केस, जैसे हमारे केस में, नारू के केस में उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से गया है। इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस का मैं इसलिए हवाला अंदर दे रही थी क्योंकि जबरी गुमशुदगियाँ एक ऐसा फ़िनोमेना है जहाँ रियासत ख़ुद मुलव्विज़ होती है या रियासत के इल्म में वो फैक्ट्स होते हैं जो उस फैमिली के इल्म में नहीं होते, तो वो फैक्ट्स इकट्ठे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक 2 स्टेप अप्रोच अडॉप्ट किया गया है बैनुल-अक़वामी सतह पर, जिससे ये मसले को ओवरकम किया जाए। कि सबसे पहले आप दिखाएं कि एक रियासती प्रैक्टिस है जबरी गुमशुदगियों की, वो तो पाकिस्तान में बियॉन्ड डाउट इस्टेब्लिश हो चुकी है। वो अदालती मावन फैसल सिद्दीकी ने भी कोट किया कि इतने ज़्यादा फैसले और रिपोर्ट्स मौजूद हैं जहाँ पे एजेंसी के लोगों ने आके माना कि हमने इन लोगों को अगवा किया था, तो इसका मतलब है कि इस बात का सबूत है कि कोई पॉलिसी है लोगों को अगवा करने की। बिल्कुल, ये तो अब अनडिस्प्यूटेड है कि एक पॉलिसी है। और फिर दूसरा उसमें जो बहुत ज़रूरी है, और ये मेरे केस से बहुत रेलेवेंट है, कि मुदस्सिर नारू एक सहाफ़ी था, तो इसलिए उसकी फ़ैमिली को सिर्फ ये दिखाना है कि डिसेंटर को, जर्नलिस्ट को टारगेट किया जा रहा है और वो इस पैटर्न में फ़िट करता है, वो हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। तो ये एक जबरी गुमशुदगी है फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। जहाँ तक बात है एहतिसाब की, आज मैंने ये अदालत में भी बात की कि कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी को ख़त्म करने के लिए ना सिर्फ सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी डिफेंस, DGMI, DGISI का एहतिसाब होना चाहिए, बल्कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका भी एहतिसाब होना चाहिए। इंटर्नमेंट सेंटर्स चला रहे हैं, कौन चला रही है? फ़ौज चला रही है। तो फ़ौज ने किस तरह इलीगल डिटेंशन को लीगलाइज़ करने की कोशिश की है, उसका आज तक एहतिसाब नहीं हुआ। तो बिल्कुल ठीक है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव की प्राइमरी लायबिलिटी है, लेकिन हम ये भी याद रखें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हवाले से इस मुल्क में कोई कानून मौजूद नहीं है जो ISI की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। तो जब तक हम कवानीन नहीं बनाते, इन्हें हम रेन इन नहीं करते, तो ये फिनोमेना नहीं रुक सकता। बिल्कुल। और आज यहाँ तक कि इवन के जो इधर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने माना भी कि मुदस्सिर नारू के लिए तो इतना ज़्यादा एफ़र्ट्स की गई कि वो दरियाए कुनहर को इतना ज़्यादा छाना गया कि वहाँ से एक और डेड बॉडी मिल गई। तो इट मीन्स अगर इतना ज़्यादा आपने छाना और वहाँ पे मुदस्सिर नहीं मिला, तो ये तो इस बात का सबूत है कि वो नहीं है, दरिया में खुदा न खास्ता नहीं डूबा, वो फिर आपके पास है। तो फिर उसको लाना रिकॉर्ड पर भी आपकी जिम्मेदारी है। आपके भी 2 बेटे एडवोकेट मुश्ताक साहब अगवा हुए और इस्लामाबाद से अगवा हुए। वो पहले तो ये बताइए कि वो अगवा कैसे हुए, ये क्या वाक़या हुआ उनके साथ और कितने अरसे से वो लापता हैं? इसके मैं पहले भी डिटेल्स जो है मुख्तलिफ चैनल्स पर दे चुका हूँ, लेकिन फिर आपको बताता हूँ कि मेरे 2 बेटे फैसल मुश्ताक और कासिम मुश्ताक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। फैसल LLB कर रहा था और कासिम जो था ये MS मास मीडिया कम्युनिकेशन में कर रहा था। इवनिंग प्रोग्राम में ये इनका एडमिशन था। ये मोरखा 16 फरवरी 2016 को ये क्लासेस अटेंड करके कासिम जो है ये बाद में निकला बस, यूनिवर्सिटी बस के ऊपर। उससे पहले फैसल मुश्ताक अपने किसी दोस्त के साथ बाइक के ऊपर आया बाहर, और यूनिवर्सिटी गेट से तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर आउटसाइड द यूनिवर्सिटी उनको जो है काली वर्दियों वाले ने, जो कि मुसल्ला लोग थे, और उन्होंने गाड़ी में डाला और उसको उठा के ले गए। और इसी तरीके से 1 घंटे के बाद जब कासिम मुश्ताक निकला, बस में था वो, तो यूनिवर्सिटी बस से उसको उतारा और उसको भी जो है यही लोग गाड़ी में बिठा के ले गए। इन सब लोगों की जो आई विटनेसेस जो थे, जो बाइक के ऊपर जो बाइक लड़का चला रहा था जिसके पीछे मेरा बेटा फैसल बैठा था, उसकी, और दूसरे लोग जो थे बस में जो लोग सवार थे, इन सब की जो है ये स्टेटमेंट्स जो हैं आई विटनेसेस की, ये पुलिस रिकॉर्ड के ऊपर थाना सब्ज़ी मंडी में जो है ये रिकॉर्डेड है। FIR वहाँ दर्ज है। और वहाँ पे ये खैर लंबी दास्तान है, लेकिन मुख्तसर ये है कि मैंने फिर पहले FIR दर्ज नहीं हुई, मैंने नेक्स्ट डे 16/2 को इनको उठाया गया और मैंने वेरी नेक्स्ट डे जो है ये इंटीमेशन यूनिवर्सिटी को दी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, जिसके वो स्टूडेंट भी थे और उनमें से एक मुलाजम भी था कासिम मुश्ताक। तो उन्होंने जो है ये उसी दिन ऑन द वेरी सेम डे ये जो मेरी एप्लीकेशन थी ये फॉरवर्ड कर दी SHO सब्ज़ी मंडी
और एसपी ऑपरेशन को जो है ये भेज दी फॉर नेसेसरी एक्शन। लेकिन कुछ भी उस पर नहीं हुआ। 1-2-3 महीने तक जो है वो बैठे रहे और कुछ भी ना हुआ। फिर मैंने कमीशन में एप्लीकेशन दी, जस्टिस जावेद इकबाल साहब का जो मिसिंग पर्सन का कमीशन है, कमीशन में जो है उन्होंने फिर कमीशन की डायरेक्शन के ऊपर मई में जो जाके 21 मई को एफआईआर दर्ज की। और वो एफआईआर भी जो है वो एक और यानी जो मेरी ओरिजिनल एप्लीकेशन थी उसके ऊपर दर्ज नहीं की गई, बल्कि एक और एप्लीकेशन लेके मेरे भतीजे से उसके ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी। खैर ये मामला चलता रहा, कमीशन में मैं अपीयर होता रहा, खुद जाता रहा। 20-22 पेशियाँ जो है ये मैंने कमीशन में जो है ये अटेंडेंस उनमें दी है। तो उसमें जाके इन्होंने 19 दिसंबर 2017 का जो है ये इनके प्रोडक्शन आर्डर इशू किया है। और प्रोडक्शन आर्डर उस वक्त वो इशू करते हैं, जैसे पहले भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, कि जब पूरी तरीके से ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये इनकी इन्फोर्स डिसअपीयरेंस जो है ये एस्टेब्लिश्ड है, तो इनको वो प्रोडक्शन आर्डर इशू करने के बाद जो है ये 10-12 मीटिंग्स जो है तकरीबन मज़ीद जो है ये 2-3 माह के वक्फे से जो है वो होती रही, जिसमें ये एजेंसियों के लोग भी आते रहे और उनको जो है कमीशन ये कहता रहा कि आप ये करें वो करें इस तरह से। लेकिन कुछ भी कोई कंक्रीट उसमें कोई ऐसा उन्होंने जो है पॉजिटिव वो रिस्पांस नहीं दिया। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई, आपने ख़ुद भी गुफ्तगू की, आपने कहा कि उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात को शामिल करवाया जाए, जो लोग अगवा करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो FIRs दर्ज होती हैं। कितने पुरुमीद हैं आप आज की समाअत से, अगर आप देखें सारे? मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ जी, इंशाल्लाह, इसलिए कि हमारी अदालतें जो हैं, अदालतों के ऊपर हमें पूरा यकीन है। और बतौर एडवोकेट वैसे भी अदरवाइज़ भी जो है वो मुझे अदालत के एहतराम और अदालत की जो क्रेडिबिलिटी है वो मुकम्मल तौर पर मुझे इसमें कोई ज़रा भर भी ऐसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन कोर्ट में जो मैंने ये कहा कि दहशतगर्दी की, उसकी वजह ये है कि जस्टिस साहब ने ये कहा कि सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा इसमें दहशतगर्दी की भी जो है ये केस बनता है, इसलिए कि ये लापता करना लोगों को ये दहशतगर्दी है। तो मैंने जस्टिस साहब से ये गुजारिश की कि जनाब ये आप चीज़ जो है ये रिकॉर्ड पर ले आएँ, ताकि जो हमारी ऑलरेडी FIR जो हैं ये दर्ज हैं मुख्तलिफ थानों में मिसिंग पर्सन की, डिसअपीयर्ड पर्सन की, उसमें ये हम 4 जो 680 और 780 जो है इसको शामिल करवा सकें। तो इस पर और फिर यह है कि दूसरी चीज़ ये है कि जो कमीशन की जस्टिस कमाल मंसूर आलम साहब की रिपोर्ट है उसके बारे में बड़ी लेदे हो रही है और वो नहीं अभी तक पता चल रहा कि जी वो कमीशन की रिपोर्ट लापता अफराद के कमीशन पर बनी हुई रिपोर्ट ही लापता हो चुकी है। वो पहले रिपोर्ट बनी थी जिसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो, अब मुझे नहीं पता कि उसमें क्या सीक्रेट चीज़ें हैं, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है कि उसको जो है ये अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं ये यानी मेरे जहन में ये है कि इसमें चूँकि इदारों के ऊपर ज़िम्मेदारी फ़िक्स की गई है कि कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है और इस लॉलेसनेस की वजह से किसको जो है ये अकाउंटेबल करना चाहिए, इसलिए वो कमीशन की रिपोर्ट जो है। तो मैंने उन्हें ये कहा कि बताया गया कमीशन को कि जस्टिस नासरा इकबाल साहबा और जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी इस कमीशन के जो है मेंबर थे। तो मैंने ये कहा कि ये जस्टिस फजलुर रहमान साहब बलूचिस्तान के जो है ये तो मिसिंग पर्सन का जो कमीशन है ये उसके भी मेंबर थे, अब भी शायद हैं, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि वो तो उनके सामने मैं अपीयर भी होता रहा हूँ कमीशन में, तो ये बेहतर है कि वो जस्टिस फजलुर रहमान साहब अगर कमीशन के ये रजिस्ट्रार यहाँ बैठे तो उनसे ये कहा जाए। लेकिन अदालत में बहरहाल जो अपनी उनकी कार्रवाई है, मेरा काम था गुजारिश करना अदालत से, वो मैंने कर दी। तो बस अब अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे साथ वैसे तो पाकिस्तान में हमेशा से लापता अफराद का मसला रहा है। हम आपको उन विक्टिम्स की फैमिलीज से तो ज़रूर उनकी बात करवाते हैं, आपको उनकी आवाज़ सुनवाते हैं किस तरह से उनको अगवा किया जाता है और क्या उनकी फैमिली में बीतती है। लेकिन आज एक हमारे साथ विक्टिम खुद हैं जो अगवा किए गए और 4 साल से ज़्यादा लापता रखे गए, तो उनसे बात करते हैं। साकिब, आप बताइएगा ये क्या आपके साथ वाक़या हुआ, किसने आपको अगवा किया, कहाँ पे रखा? अस्सलाम वालेकुम जी। बेसिकली मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और एक अच्छी पोजीशन होल्डर्स हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो 2015 के अंदर, फरवरी 2015 के अंदर मैं अपनी गवर्नमेंट का एक अदारा है वहाँ से जॉब करके वापस आ रहा था। तो खन्ना पुल के करीब मुझे वहाँ पे गवर्नमेंट की रेंजर्स की और कुछ वीगोज़ और कुछ इस तरह के आए हैं और उन्होंने आगे मुझे अगवा किया और उनके साथ हमारे रिश्तेदार थे अंदर बैठे हुए और वो उनकी निशानदेही कर रहे थे कि सर यही बंदा है जिसको आपको चाहिए। तो मुख्तसर वहाँ पे फिर मुझे वहाँ पे ले गए, पहले एक जगह पे रखा थोड़ा सा टाइम, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे ले गए। वहाँ पे फिर
वहाँ पे मैंने ज़िंदगी के अपने 4 साल और 1.5 महीना वहाँ पे गुजारा। तो वहाँ पे कुछ कहाँ पर लेके गए थे आपको? दूसरी जो जगह थी वो उनके अपने ही बकौल हमज़ा कैंप थी, और वहाँ ये पे जो रावलपिंडी में हमज़ा कैंप है। रावलपिंडी में जो हमज़ा कैंप है वहाँ ISI की पे रिहायशी ISI कॉलोनी भी की है। रिहायशी कॉलोनी भी है, और वहाँ पे उनके अपने जो एहलकार हैं बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बताते थे कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे वज़ीर आज़म तक आते रहे हैं, और वो यहाँ से हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई भी नहीं जा सकता, और आप यहाँ पे आ गए हैं तो अब आप रोशनी की किरण नहीं देख सकेंगे, वो जब हम चाहेंगे तो तब भी पॉसिबल है। फ़ख्र से बताते थे कि वज़ीर-ए-आज़मों को भी हमने इस कैंप में कैद रखा है और वो हमारी मर्ज़ी के बगैर नहीं निकल सके। तो आप तो बिल्कुल ही काम शहरी हैं। ऐसी लेवल पे हैं कि आप कैसे ये चीज़ें सोच सकते हैं ना। तो फिर मुख्तसर ये है कि वहाँ पे ज़िंदगी का ये इतना टाइम पीरियड मैंने गुजारा, और जो तशद्दुद किया कोई जिस्मानी या मेंटल? जिस्मानी तशद्दुद जो है वो तो मतलब किसी इस लेवल का नहीं था, उनकी शायद कुछ कैटेगरीज़ वगैरह हैं और वो हैं, तो लेकिन मेंटली जो है आप कैसे मतलब तसव्वुर कर सकते हैं कि 6x4 के सेल के अंदर आप ज़िंदगी के 4 साल जो है वो गुजार दें, और फिर उसके बाद भी आप कहें कि आप मेंटली तौर पे फ़िज़िकली तौर पे आप ठीक हैं। तो और कोई 4 साल में आपको बाहर ना निकाला जाए, कोई धूप, कोई रोशनी, कुछ मत देखें आप? कुछ भी नहीं देख सकते। इवन के यहाँ तक कि आप को अगर वाशरूम लेके जाएंगे दिन में 4 दफ़ा 24 आवर्स के अंदर 4 दफ़ा आपको वाशरूम लेके जाते थे, और वो भी आपको सर के ऊपर टोपी पहना के लेके जाते थे कि शायद ये पता नहीं कितना बड़ा कोई जासूस है कि जो इस तरह। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि 4 साल जो है वहाँ पे मैंने ऐसे गुजारे, ठीक है। तो 4 साल के बाद फिर मुख्तलिफ टन्योर के अंदर कुछ इनकी और लोग भी थे वहाँ पर? हाँ जी, और काफ़ी लोग थे वहाँ पे मौजूद थे। मेरे वो इस तरह एक सेल के अंदर कभी मेरे साथ अक्सर 3 बंदे रहे, 2 बंदे और रहे हैं, तीसरा मैं होता था। और उनके साथ भी वही सलूक होता था? उनको भी नहीं पता होता था क्यों उठा लिए गए, कैसे उठा लिया और कैसे उठा लिया और आपका कसूर क्या है। जब पूछा जाता था तो आप हमें समझाने हैं ये बात, हम जो बात कह रहे हैं वो एट द एंड है, ठीक है। तो मतलब हतमी लफ्ज़ हमारा, आप जो कह रहे हैं अपनी सफाई दे रहे हैं, वो सफाई आप कैसे अपनी सफाई दे सकते हैं जब हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप अपनी सफाई कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो एट द एंड फिर ये हुआ कि जब सारा कुछ शिकार करवा के तो मुझे फिर एक बावर्दी लोग आते थे आप लोगों के पास कि सिविल? उसकी जो मैंने की है ना, वही जो आप अभी कानून की बात कर रहे थे ना, कि मेरा अपनी एक असेसमेंट है, देखें तो उसके अंदर ये था कि शुरू के जो 1.5 साल था ना वो सिविल कपड़ों में थे, ठीक है ना। तो सिविल जो हमें डील करते थे, हमें खाना देते थे, सारा कुछ करते थे। बाकी जो बड़े मिलते थे वो तो कभी हमने देखे ही नहीं, हमारी आंखों के ऊपर पट्टी होती थी, हम और ऐसे बैठे होते थे कि ठीक है जी। तो बाकी जो हमें डील कर रहे होते थे वो इस तरह सिविल उसमें होते थे, ठीक। तो वो तकरीबन 1.5 साल के बाद उन्होंने फिर अपनी एक बाकायदा जो काली वर्दी है वो पहनना शुरू कर दी, ठीक है। तो ये मार्च 2017 के शुरू की बात है या कोई इस तरह की समथिंग ना, ठीक है। तो उससे मतलब महसूस ये हुआ कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा कानून बना लिया है कि ये मतलब इस चीज़ को एक वो अब करना चाह रहे हैं कि ये शो करना चाह रहे हैं कि हम जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, पहले तो ये चीज़ शो नहीं करते थे ना, ठीक है। तो 1.5-2 साल के बाद उन्होंने ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड शो करना शुरू कर दी कि हम जो है दिन और रात का फ़र्क कैसे फील करते थे जब जहाँ पे रोशनी ही नहीं आप देख सकते? कैसे महसूस होता था, वक्त कैसे गुजरता था? देखें, वक्त तो इस तरह गुज़रता था कि जब इंसान एक माहौल के अंदर रहता है ना तो हमें आदी हो जाता है ना उस माहौल का, हमें फिर अंदाज़ा हो जाता था। कभी कभी अज़ान की आवाज़ें आती थी बाहर से ना, तो हमें अंदाज़ा फिर ये कि नमाज के लिए बताते थे कि ये मगरिब का टाइम हो गया, ये ज़ोर का टाइम हो गया, तो उससे हम एक टाइम जो है वो आपस में वो फिर एक ज़हन के अंदर उसकी एक तरतीब बना लेते थे, ठीक है, कि अभी ये दिन है। लेकिन वैसे हमें वो इस तरह कहेंगे, इस तरह तो हमें कोई पता नहीं था कि अभी दिन चल रहा है या रात चल रहा है ना, हमारे लिए 24 घंटे वो रात ही थी। शादीशुदा हैं पीछे कोई थे या वालिदैन, क्या उन पर क्या बीती? मेरे 4 बच्चे हैं। तो एक बेटा मेरे आने के बाद पैदा हुआ है, 3 साल मुझे हो गए हैं वापस आए हुए, ठीक है। तो उससे पहले जो मेरी बेटी थी एक, वो जब मुझे उठाया गया, अगवा किया गया, तो उसके तकरीबन महीने 1.5 महीने बाद वो पैदा हुई है, ठीक है। 2 बच्चे मेरे पहले मौजूद थे ऑलरेडी, और फैमिली ने जैसे टाइम गुजारा है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और
मतलब इस पे आप बाकी लोगों की हालत देख रहे हैं कैसे फैमिलीज़ गुजारा कर रही हैं, और फिर मेरे लेवल पे देखें कि मतलब एक ऐसा आम सा, बिल्कुल एक आम सा शहरी जो है उसकी फैमिली कैसे कर सकती है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि गुजारा होता रहा। मेरे भाई हैं, फिर मेरी वालदा हैं, और ये लोग मतलब सपोर्ट करते रहे फैमिली को। वालदा और बच्चे और बेगम क्या याद करते थे, कुछ क्या कहते हैं, क्या सोचते थे वो इस तमाम अरसे में? देखिए बच्चे तो, अब जो मेरा बेटा था वो जब मुझे अगवा किया गया तो वो तकरीबन 1 साल से 1.5 साल का था तकरीबन। जब मैं आया तो वो मुझे, उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन आ गया ना तो एक बड़ा ही इस तरह का सीन था कि जो अल्फाज में बयान करने के काबिल नहीं है। मतलब कैसे उन्होंने टाइम गुजारा और कैसे मैंने वहाँ पे टाइम गुजारा, ये एक ऐसी कहानी है कि जो हमारे हर फर्द की, जो भी लापता अफराद हैं उनकी यही कहानी है। और ऐसे ज़िंदगी के हालात जो है ना, मतलब बहुत ही अल्लाह का शुक्र किया। उसके बाद जब जान छूट के आई तो फिर कुछ थोड़ा सा उन लोगों को सहारा हुआ कि नहीं चलो अभी भी हम दुनिया में वापस लौट आए हैं। इवन के मतलब उन लोगों की ये हालत थी। चलें, हमारे साथ मौजूद थे साकिब, इनके बकौल इनके ऊपर इनके कोई रिश्तेदार हैं जो कि इफ़ एम नॉट रॉन्ग रेंजर्स में हैं, जिन्होंने अपनी ज़ाती रंजिश की बुनियाद पे एक झूठी इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट की कि ये दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, इनके रवाबित हैं। उस पर इनको अगवा किया गया रियासती इदारों की तरफ से, और फिर 4 साल और 1.5 माह ना सूरज देखा ना कुछ देखा, और एक 6x4 के सेल में कैद रहे। क्या बीती आपने सुन लिया, इनके साथ क्या सलूक हुआ कि जो लोग, जो रियासती एहलकार जिन्होंने अगवा किया था, वो कहते थे हतमी लफ्ज़ हमारा ही है, आखिरी लफ्ज़ हमारा है, तुम हमें अपनी सफाई नहीं दे सकते, तुम्हारी बात में कोई वज़न नहीं है। ये सलूक होता है, ये तज़लील होती है जो इंसान इनकी कैद में रहता है। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।